बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा 2011 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2015 के पेपर को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ये एक इंटीग्रल दिया गया है। अच्छा, ये देखें, ये स्टूडेंट सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉपर ये हमारे पास जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब ये देखो, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसलिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो टाइप्स के होते हैं। एक में ये होता है कि लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए। दूसरा ये है कि इस लिमिट के ऊपर ये जो इंटीग्रैंड है ये क्या हो जाए, ये जो इंटीग्रैंड है ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए, तो फिर भी इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। यहाँ पे डी टी भी होगा। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं और सॉल्व करके वैल्यू लिखेंगे। और उसमें जो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं कि क्या ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, -4 है या 4 के इक्वल है। तो इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। अब ये -4 किस तरह आता है, अब हम इसके इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, ये स्टूडेंट्स ऐसे मैंने बात की कि ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल है जिसकी लिमिट जो है वो -4 से 0 हैं। और लेकिन ये है कि जब आप इसमें ये जो -4 है वो इधर रिप्लेस करोगे तो -4 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 16 के। तो 16 - 16 0 होता है। सम नंबर ओवर ज़ीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे तो मैं एक प्रॉपर उस मेथड से जो है वो लेके चलूँगा, लेकिन डेफिनेटली पेपर में हमें सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसमें इस तरह जो है वो लिमिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉपर वे क्या है कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू -4 हम लिखेंगे और यहाँ पे x आ जाएगा। और x आप जो है वो देखें कोई डेफिनेट नंबर है, ठीक है। वो क्या है, कोई वो नंबर है जो कि -4 नहीं है बल्कि -4 के बहुत करीब है। जो लिमिट का कंसेप्ट आप लोग जो है वो आप लोगों को पता ही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास अब इस पोर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, किस पोर्शन की बात करें स्टूडेंट्स, इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये अब डेफिनेट इंटीग्रल है। और डेफिनेट इंटीग्रल को फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से सॉल्व किया जा सकता है। उसमें करना क्या होता है कि हम इस इंटीग्रल को बगैर लिमिट्स के सॉल्व करते हैं, फिर अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो इसमें आप ये देखें स्टूडेंट्स कि ये टी स्केयर है और टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है। तो इसका मतलब ये इसका डेरिवेटिव बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, ये पावर है तो इसको ऊपर ले जाते हैं और इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो इसकी पावर -1/2 इंटू टी आ गया, ठीक है। अब ये जो पावर के बगैर फंक्शन है 16 - t स्केयर, इसका आप डेरिवेटिव लो तो 16 का डेरिवेटिव 0 होता है, टी स्केयर का जो है वो 2t और ये साथ माइनस भी है तो -2t आ जाएगा। अब ये -2 हमने अपनी तरफ से लगाया है तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर -1/2 कर लेते हैं। और इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा स्टूडेंट्स, पावर रूल लग जाएगा। पावर में एक इंक्रीज़ करेंगे, नीचे वही पावर लिखेंगे। तो इस तरह जो है वो जब हमने किया तो अब हमारे पास जो फॉर्म बन गई है वो ये वाली आ गई है। अब इसमें फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को यूज़ करें तो हमने सबसे पहले x की जगह t की जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है 0 और नीचे फिर जो है वो माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है x। जब हमने ये लिमिट पुट की तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू जो है वो -4 है, तो यहाँ पे ये देखो जब 0 पुट किया तो ये बना और x से ये, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर लिमिट को भी जो है वो पुट कर देना है। हमने क्या करना है, इसके अंदर आगे जाके लिमिट को भी पुट कर देना है। अब उस बुनियाद पे अभी इसमें लिमिट को पुट नहीं किया, ठीक है, अभी तो वही डेफिनेट इंटीग्रल को ही सॉल्व किया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट को पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करें तो ये -4 है, -4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह ये क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये -4, तो ऑप्शन हमने करेक्ट जो है वो की थी, वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस इज़। ये स्टूडेंट्स हमें फंक्शन दिया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। और ये जो एफ ऑफ टी है, ठीक है, आप लोगों ने जो है वो पीरियाडिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं
कि अगर फ़र्ज़ करें एफ ऑफ टी प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाए, वो एफ ऑफ टी के इक्वल ही आ जाए, वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ टी के, तो हम कहते हैं ये फंक्शन पीरियाडिक है और इसका पीरियड जो है वो किसके इक्वल है, वो थीटा के इक्वल है। ठीक है जी। तो हम भी इसमें देखेंगे कि अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि इसको एफ ऑफ टी के इक्वल लिख के इसमें थीटा ऐड कर दें और चेक कर लें, दूसरा ये है कि इन दोनों फंक्शंस को सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें, और ये भी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है। वो कैसे करते हैं वो आगे चल के जो है वो इस ऑप्शंस के बाद जो है वो बात करते हैं। बहरहाल हमें जो 4 ऑप्शंस स्टूडेंट्स दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या वो ओमेगा ओवर 2 पाई के इक्वल होता है, 2 पाई ओमेगा के इक्वल होता है, 2 ओमेगा ओवर पाई के इक्वल होता है, या 2 पाई ओवर ओमेगा के इक्वल होता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमने देखना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, तो वो जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, यानी कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमने उसी को प्रूव करना है कि ये डी कैसे आंसर आया। तो अब ये देखो, ये हमारे पास जो है वो फंक्शन था, इसको आप लिखना चाहें तो किसके इक्वल लिख सकते हो, इसको आप जो है वो एफ ऑफ टी के इक्वल जो है वो लिख सकते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, एफ ऑफ टी है। अब आप टी की जगह पे जो है सबसे पहले जो है वो मैंने क्या किया है, मैं इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी कि ये जो कैपिटल ए था इसको किसके इक्वल पुट कर लिया, आर साइन थीटा के, और ये जो कैपिटल बी था इसको किसके इक्वल पुट कर लिया, आर कॉस थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास आर किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल आ गया, और थीटा किसके इक्वल आएगा, बी ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थीटा किसके इक्वल आ गया, बी ओवर ए के। जब ये हमने इसमें वैल्यूज़ स्टूडेंट्स पुट की और जो है वो आर को कॉमन लिया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई किया, तो अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया जो कि साइन है। तो अब हमें सिर्फ साइन का जो है वो पीरियड फाइंड करना होगा। इसका मतलब जो साइन का पीरियड होता है वो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड का पीरियड 2 पाई होता है, टैन और कॉट का पीरियड जो है वो पाई होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 पाई ऐड कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे थीटा अब कांस्टेंट है तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो हम देखेंगे कि इस टी के अंदर क्या वेरिएशन आई है। हमने क्या वेरिएबल के अंदर देखना है कि इस वेरिएबल के अंदर जो है वो क्या वेरिएशन आई है। ये तो स्टूडेंट्स रिपीट हो गया। अब आप ये देखो, इन दोनों को हम कर लेते हैं इकट्ठा और इसमें से हम क्या कर लेते हैं, ओमेगा को कॉमन लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि टी के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है। टी के अंदर जो वैल्यू ऐड हो रही है वो 2 पाई ओवर ओमेगा है। इसका मतलब 2 पाई ओवर ओमेगा क्या है, इसका पीरियड है। तो यही स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स, ये हमें एक वेक्टर दिया गया है। क्या दिया गया है, एक 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया गया है और पूछा गया है कि ये वेक्टर क्या इररोटेशनल है। अब ये स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन आता है, एफपीएससी का हो, पीपीएससी का जो है वो टेस्ट हो, इररोटेशनल जब भी यानी कि ये फ्लूइड डायनामिक्स की बात होती है, वेक्टर एनालिसिस की बात होती है, तो उसके अंदर जो है इररोटेशनल और सोलोसाइडल जो है ना उसको जो है वो पूछा जाता है। एक में कंडीशन ये है कि डेल क्रॉस ए ज़ीरो के इक्वल होता है, दूसरे में डेल डॉट ए ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी कि इररोटेशनल के अंदर जो है वो कर्ल ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल होता है। कर्ल ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। आगे इंशाल्लाह ये जो इसके बाद जो मैं साथ ये वेक्टर हमारा जो है वेक्टर एनालिसिस एंड टेंसर, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं। और टेंसर मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह जो है वो मैं बोर्ड पे जो है वो उसको कराऊंगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट्स मौजूद हैं और वो शायद जो है वो इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो है वो पॉसिबल ना हो। बहरहाल वो भी एक लेंथी जो है वो टॉपिक बनता है। तो स्टूडेंट्स ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जंप ना लगाऊँ, क्योंकि एक ही वक्त में एक ही दफ़ा जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कवर हों। और दूसरा ये है कि अब आप तरतीब से अगर तैयारी करते जाएं, हमारे पास टाइम भी है, ठीक है, तो कम से कम जो है वो महीना डेढ़ तो है, तो अगर जंप लगाने की बजाय अगर हम एक तरतीब से जो है वो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे तो हमें जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहरहाल इसमें ये देखें, ये हमारे पास जो है वो वेक्टर ए है, तो इररोटेशनल हमने देखना है कि फील्ड कब इररोटेशनल होता है। तो ये आगे चल के हम ये देखते हैं। बहरहाल इसकी करेक्ट ऑप्शंस में वो कह रहा है कि क्या ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या डी है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है।
यानी कि वो क्या है 4 - 3 5। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 4 है और ये हमारे पास जो है वो a की वैल्यू है, ये जो है वो b की वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास किसकी है, ये c की वैल्यू है। तो अब हम जो है वो इन वैल्यूज़ को फाइंड भी करते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि इर्रोटेशनल, तो इर्रोटेशनल के लिए जो है वो स्टूडेंट्स ये याद रखना है, क्या है कि इर्रोटेशनल के लिए ये याद रखना है कि डेल क्रॉस ए ज़ीरो के इक्वल होता है। और ये जो डेल क्रॉस है इसको क्या कहते हैं, कर्ल भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्ल भी कहते हैं। और डेल आप लोगों को पता है कि डेल क्या होता है, ये एक वेक्टर होता है, ठीक है ना। ये डेल भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है। और किसी भी जो है वो हम वेक्टर का जो है वो क्या करते हैं, डेल लेते हैं तो क्रॉस लेते हैं, जब क्रॉस आता है तो रिजल्टेंट जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब बहरहाल हमारे पास जो है वो डेल जो है ये किसके इक्वल होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। तो पहले जो है वो जैसे ए क्रॉस बी आप लिखते हो कि फर्स्ट रो के अंदर तो आई जे के लिखा जाता है, फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखा जाता है, आई जे के। सेकेंड रो में जो है वो पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट वो हमने लिख लिए। और तीसरे में ए के कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, ये आई का कोएफिशिएंट है, ये जे का कोएफिशिएंट है, ये के का कोएफिशिएंट है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये ज़ीरो भी जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये एक वेक्टर ही है, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर है। बहरहाल अब यहाँ पे ये देखो, अभी हमें क्या करना है, इस 3/3 डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई, हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और हमने क्या करना है, इसको और इस रो को जो है वो डिलीट कर देना है। तो हमारा अब आंसर क्या होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई किसका है, इसका। अब इसमें ये देखो जब पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए जाते हैं तो वाई के हवाले से बाकी सारे जो हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो y का डेरिवेटिव 1, तो इसका सिर्फ जो है वो हमारे पास यहाँ से आंसर जो है वो क्या आएगा, c आएगा। इसी तरह ये इसको जो है वो माइनस, तो ये z के हवाले से आएगा तो इसमें -5 आ जाएगा, तो ये c - 5 जो है वो पहले का बनेगा। तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, c - 5। इसी तरह बाकी आप लोगों को जो है वो फाइंड करना आता है, ये आप जो है वो क्या करोगे, फाइंड कर लोगे। फाइंड करने के बाद ये फाइनल आप लोगों के पास वेक्टर आ गया। और ये राइट साइड पे जो है वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर था, तो इसे हम 0i + 0j + 0k लिख सकते हैं। अब दो वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल लिखे हुए हों तो वो एक ही सूरत में होते हैं कि उनके कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि c - 5 जो है वो 0 के इक्वल होगा, a - 4 0 के इक्वल होगा, b + 3 भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से c की वैल्यू 5 आ गई, इधर a की वैल्यू 4 आ गई और b क्या आ गया, -3 आ गया। तो इस तरह 4 - 3 और 5 और एक ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। 4 के अंदर भी एक वेक्टर दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया, एक वेक्टर दिया गया है। और इसे सोलिनॉइडल जो है वो प्रूव करने के लिए नहीं कहा है कि ये वेक्टर सोलिनॉइडल है। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सोलिनॉइडल को लिए याद रखना है कि डेल डॉट ए 0 के इक्वल होता है, या इसकी डाइवर्जेंस किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। आगे जाके हम प्रूव करते हैं, पहले यहाँ पे हम आंसर को देखते हैं कि आंसर में उसने ये कहा है कि क्या इसका आंसर 1 है, क्या इसका आंसर जो है वो 2 है, 3 है या 4 है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये देखें, इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो जो है वो सी है, दैट इज़ 3। अब हम चेक करते हैं कि ये 3 किस तरह आता है। जैसे मैंने कहा कि सोलिनॉइडल के वेक्टर के लिए क्या होता है कि डेल डॉट वी उस वेक्टर का जो है वो डाइवर्जेंस लें या डेल डॉट लें तो वो 0 के इक्वल आता है। डेल हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, इसको ग्रेडियंट वेक्टर भी कहते हैं, और वी हमारे पास ये है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आई ख़त्म हो जाता है। इसी तरह वाई इसके साथ आ जाएगा और जेड इसके साथ, यानी कि हमने पहले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, दूसरे का वाई और तीसरे का जेड। तो ये हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स ही लिए हैं आगे। इसमें ये पार्शियल v1 ओवर पार्शियल x मैंने ये लिखा है कि पहला जो उसका है ना i का कोएफिशिएंट उसको मैंने v1 कह दिया है और ये -4 आ गया। इसी तरह j के कोएफिशिएंट्स को v2 कह लिया है और इसका y के हवाले से डेरिवेटिव लिया तो ये 1 आ गया,
ठीक है। और इसका जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये इस तरह जो है वो डेल डॉट वी जो है अगर हम उसको जो है वो लिखेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये गिवन है कि ये सोलिनॉइडल है। अब यहाँ पे डेल डॉट वी हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ये -4 + 1 + a, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। अब 5 जो है ये भी क्वेश्चन अक्सर जो है वो आता है, इस पर भी तफसीलन इंशाल्लाह जो है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, कि ये इंटीग्रल है और ये इस इंटीग्रल को हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। और ये लाइन इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है? लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। और इस पाथ के अलांग हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं। ये जो लाइन इंटीग्रल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। वो इंटीग्रल्स जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं और वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं होते। जैसे आप वेक्टर्स पढ़ते हैं ना कि कंजर्वेटिव फील्ड है, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर के अंदर कि कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा होता है, ठीक है। और इसी तरह कंजर्वेटिव फोर्स भी है, जिसके अंदर जो है वो आप कहते हो कि वो फील्ड होता है जिसके अंदर जो है वो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, ठीक है। वर्क डन जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो ये वही वाला केस है, ठीक है, कि हमने ये चेक करना है कि ये इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड करता है या पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर तो पाथ पे डिपेंड करता है तो ये इक्वेशन यूज़ होगी, अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो ये इक्वेशन यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो स्टूडेंट्स आगे चल के हम जो है वो सॉल्व करते हैं। बहरहाल इसका इंटीग्रल जो है वो देख लेते हैं कि वो पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रल किसके इक्वल है, क्या 56 के इक्वल है, 60 के इक्वल है, 62 के इक्वल है, या जो है वो 64 के इक्वल है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ 60। अब हम ये देखते हैं कि ये 60 कैसे आया। अब ये हमें स्टूडेंट्स इंटीग्रल दिया गया था, लाइन इंटीग्रल इसको कहते हैं, और ये पाथ दिया गया था। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि ये जो इंटीग्रल है क्या ये पाथ पे डिपेंड भी करता है कि नहीं करता। एक इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता तो हमें उसको जो है वो पाथ के अलांग जो है इंटीग्रल फाइंड करने की फिर ज़रूरत नहीं है। जैसे मर्ज़ी इंटीग्रल फाइंड कर लें, जिस पाथ से भी फाइंड कर लें, उसका आंसर जो है दुरुस्त है। तो हम ईजीएस्ट पाथ को जो है पाथ को फिर जो है वो यूज़ करेंगे। और ये देखें इंटीग्रल जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो इसको जो है वो हम कहेंगे ये कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। और जब डिपेंड करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव को चेक करने के लिए अभी हमने पढ़ा कि डेल क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या इसका डेल क्रॉस ए ज़ीरो के इक्वल आता है कि नहीं आता। हमने क्या किया, फर्स्ट रो के अंदर आई जे के लिखा, सेकंड में पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और आगे जो है ना के लिए ये ज़ीरो आ गया, यानी कि इसमें जेड एक्सेस नहीं है तो उसकी जगह पे ये दोनों ज़ीरो होंगे। अब हम जो है वो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है ये कंजर्वेटिव है। इसका मतलब ये इस पाथ से इंडिपेंडेंट है, ये जो वेक्टर है ये उस पाथ से इंडिपेंडेंट है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव के लिए ये जो वेक्टर हमारे पास होता है, ये भी एक इसकी कंडीशन है। कंजर्वेटिव के लिए ये जो वेक्टर होता है इसको हम कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू टोटल डिफरेंशियल। ये किसके इक्वल है, वेक्टर के अंदर ये टोटल डिफरेंशियल के इक्वल है, ठीक है। और जो टोटल डिफरेंशियल है उस हवाले से अगर हम जो है वो बात करेंगे, ठीक है, इसको हम टोटल डिफरेंशियल के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अब उस मेथड से हम टोटल डिफरेंशियल से जो है वो इसको जो है वो सॉल्व नहीं कर रहे। हम उस इंडिपेंडेंट की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो ओरिजिन से लेके 1 तक है। तो हमें ये क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलांग जो है वो जाना है 2 और वाई एक्सिस के अलांग जाना है 1। अब इसको जाने के अभी जो आपको नज़र आ रहे हैं 3 रास्ते हैं। एक इस रास्ते से चले जाओ, एक इधर से डायरेक्ट चले जाओ, और एक इधर से जाओ इधर जाए। ये जो रास्ता है जो मैंने अभी जो है वो ड्रा किया है ये आसान है। इससे होगा क्या कि ये जो इंटीग्रल है ये हमारा अगर मैं ये कहूँ कि ये इंटीग्रल ओ से बी तक है तो वाया किसके है, ओ ए बी, तो ये इंटीग्रल ओ ए बी आ गया। ये दो इंटीग्रल्स के सम के इक्वल है, एक ये है और एक
एक इंटीग्रल ये है, इन दो इंटीग्रल के सम के इक्वल है, यानी कि आई ओ ए एक इंटीग्रल है और आई ए बी जो है ये हमारे पास जो है वो दूसरा इंटीग्रल है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो पहले इंटीग्रल के अंदर तो हमारे पास जो x है वो वेरी हो रहा है, y कांस्टेंट है, इधर जो है वो y वेरी हो रहा है, x जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करके हमारा क्या होगा कि हम दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। यानी कि पहले हम ये क्या करते हैं कि ज़ीरो से जो है वो एक ही तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने देखा x 0 से 2 वेरी हो रहा है, लेकिन y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हम इस पूरे इंटीग्रल के अंदर ये जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये रह जाता है इंटीग्रैंड। इसके बाद ये 10x रेज़ टू पावर 4 है, इसको हमने जो है वो बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। जब सॉल्व किया इसको तो हमारे पास आंसर 64 आ गया। फिर दूसरे के लिए अगर ये देखें ये पॉइंट्स हैं तो इसमें x की वैल्यू अब कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। तो y वेरी कर रहा है, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। तो अब आप इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, y की जगह पे जो है वो y ही रहने देंगे क्योंकि y की वेरिएशन आ रही है। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे यूज़ होगा 0 से लेके 1 तक। अब इसका इंटीग्रल लें और फिर इसको जो है वो आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद ये -4 आ जाएगा। फिर हमें तो इंटीग्रल फाइंड करना था इस पूरे पाथ के ऊपर, ओ ए बी के ऊपर, जिसको हमने दो पैचेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया, ओ ए और ए बी, और फाइंड भी किया। अब हम दोनों आंसर्स को जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आई ओ ए के अंदर जो है वो आई ए बी को ऐड करते हैं और वो क्योंकि माइनस में है तो इस तरह इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है जी, तो ये था हमारा जो है वो इस पेपर के जो है ये 5 MCQs हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो पेपर भी साथ साथ चलाएंगे, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स मेरी प्रायोरिटी होगी वो MSc के MCQs होंगे। उसके अंदर कम्प्लेक्स एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ग्रुप्स है, आइडियल रिंग्स वगैरह। तो ये बहुत एक जो है ना वो भी एक लंबा जो है वो टास्क बनता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस महीने के अंदर जो है ना ये चीज़ें जो है वो मैक्सिमम जो है वो कवर हो जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।